हेलो स्टूडेंट्स, 8 नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम 8 नवंबर 2024 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम शुरुआत करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय समाचार के साथ। तो जो इंटरनेशनल लेवल पर इंपॉर्टेंट न्यूज बन रही हैं, किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से कोई न्यूज है, किसी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट हुआ है, या करेंसी से रिलेटेड किसी इंटरनेशनल संगठन, कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वहां पर कोई अपॉइंटमेंट हुआ है, तो उससे रिलेटेड जितनी भी न्यूज है वो हम अंतर्राष्ट्रीय समाचार में कवर करेंगे। सेकंड हमारी कैटेगरी होगी राष्ट्रीय समाचार। राष्ट्रीय समाचार में हम सेंट्रल गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स एंड प्लान्स पर चर्चा करेंगे। थर्ड हमारी कैटेगरी होगी राज्य समाचार। समाचार में हम स्टेट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स देखेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के प्लान्स डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी होगी बैंकिंग एंड वित्त समाचार। वित्त समाचार में हम बेसिकली बैंक और वित्त से रिलेटेड डिफेंस न्यूज देखेंगे। उसके साथ साथ साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स देखेंगे, खेल समाचार देखेंगे। महत्वपूर्ण दिनों से रिलेटेड जो भी न्यूज बन रही है 8 नवंबर की वो देखेंगे। रैंक एंड रिपोर्ट, रिसेंटली इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पर रैंक या रिपोर्ट जारी हुई है वो देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्चरी न्यूज देखेंगे, शोक समाचार देखेंगे, पुरस्कार और मान्यताओं से रिलेटेड समाचार देखेंगे। शिखर सम्मेलन और सम्मेलन समाचार डिस्कस करेंगे। नियुक्तियां और इस्तीफे से रिलेटेड अगर कोई रीसेंट न्यूज बनती है तो वो कवर करेंगे। और क्लास के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे सारांश और समरी। क्लियर? तो ये आज के हमारे टॉपिक्स होंगे जिस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया साथी @iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें। हम छवियों को हटा देंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली इंटरनेशनल न्यूज के साथ। तो इंटरनेशनल न्यूज में हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की। तो हम सबको पता है बांग्लादेश में जो सिचुएशन है वो अनस्टेबल है। तो बांग्लादेश मानवाधिकार आयोग के सदस्य संकट के बीच इस्तीफा देते हुए, तो बांग्लादेश के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सभी सदस्यों ने गुरुवार को इस्तीफा दे दिया है। यह इस्तीफा एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट के जारी होने के बाद आया जिसमें भीड़ हिंसा में वृद्धि को उजागर किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कमाल उद्दीन अहमद, सदस्यगण मोहम्मद अली रमीरेजा, अमीनुल इस्लाम, कोकजानी चौधरी, बिस्वजीत चंदा और तानिया हक ने राष्ट्रपति को अपने इस्तीफे सौंप दिए हैं। BD News 24.com इस द्वारा इस्तीफे की रिपोर्ट की गई है। तो बांग्लादेश में अनस्टेबल सिचुएशन के बीच में जो ह्यूमन राइट कमीशन है, कुछ कारणों की वजह से उसने अभी इस्तीफा सौंप दिया है। नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज है। तभी ऑस्ट्रेलिया ने काफी अच्छा डिसीजन लिया है। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए सोशल मीडिया पे पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया नवंबर से 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। यह प्रस्तावित प्रतिबंध इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म को लक्षित करता है। प्रतिबंध का उद्देश्य युवाओं में शारीरिक छवि की चिंताएं, साइबर बुलिंग और मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों जैसे मुद्दे को कम करना है। जबकि यह इंटरनेट एक्सेस को अवरुद्ध नहीं करता है, यह बच्चों की डिजिटल दुनिया के खतरों से बचाने का प्रयास करता है। तो काफी इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है ऑस्ट्रेलिया सरकार ने, जिसमें 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज है। तो माउंट लेवोटोबी, तो कई बार पूछ लिया जाएगा माउंट लेवोटोबी कहां पर स्थित है। तो ये माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी कहां पर स्थित है? इंडोनेशिया में है। और अभी ये क्या हो गया है? फट गया है। तो माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी पूर्व इंडोनेशिया में 7 नवंबर को फटा। विस्फोट ने 6500 मीटर से अधिक ऊंचा एक विशाल राख का स्तंभ उगला है। अधिकारियों ने 3 नवंबर से बढ़ती ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण चेतावनी और निकासी प्रयासों को तेज कर दिया है। विस्फोट ने जान मान की हानि और गंभीर क्षति पहुंचाई है, जिससे क्षेत्र की ज्वालामुखी विस्फोटों के प्रति संवेदनशीलता उजागर हुई है। तो ये माउंटेन आपको याद रखना है, ये माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी कहां पर है? इंडोनेशिया में।
नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज है, स्पेन के प्रधानमंत्री हैं पेड्रो सांचेज, जिनकी अभी भारत यात्रा हुई है 28 से 29 अक्टूबर। तो उससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आए हैं जो हमें क्या करने हैं, डिस्कस करने हैं। तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो अपनी पत्नी बोगोनो गोमेज के साथ 28 से 29 अक्टूबर तक भारत की यात्रा पर आए। पीएम मोदी और पीएम सांचेन ने गुजरात के वडोदरा में लक्ष्मी विलास पैलेस में आयोजित प्रतिमंडलीय स्तर की वार्ता के दौरान विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। भारत और स्पेन ने रेल परिवहन, सीमा शुल्क, निवेश के लिए वित्तीय तंत्र और सांस्कृतिक आदान प्रदान से संबंधित कई समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री सांचेन ने 29 अक्टूबर 2024 को महाराष्ट्र के मुंबई में चौथे स्पेन भारत फोरम का भी उद्घाटन किया, जिसका मुख्य विषय, जिसकी थीम क्या रही है, भू राजनीतिक और तकनीकी चुनौतियों के बीच स्पेन भारत साझेदारी, नई क्षितिज, नई संभावनाएं। क्लियर। नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज है, भारत यूएई डिजिटल भुगतान व्यापार और जैवान कार्ड लॉन्च में सहयोग। तो भारत और यूएई ने क्या किया है, डिजिटल पेमेंट ट्रेड के लिए जैवान कार्ड लॉन्च किया। तो भारत और यूएई ने आर्थिक, वित्तीय और तकनीकी संबंधों को बढ़ावा देने के पहल के माध्यम से अपनी राजनीतिक साझेदारी को मजबूत किया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने उजागर किया। तो भारत का जो यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, उसको यूएई के अरबियन ऑटोमेटेड नेटवर्क फॉर इंस्टेंट पेमेंट से जोड़ने का प्रयास जारी है, जिसे अल इतिहाद पेमेंट द्वारा संचालित किया जा रहा है। यूएई ने भारत में खाद्य पार्क स्थापित करने के लिए लगभग 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रतिबद्धता जताई है, जिसका उद्देश्य यूएई के लिए खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना और भारतीय किसानों के लिए रोजगार सृजित करना है। जैवान कार्ड योजना, जिसे एनपीसीआई और अल एतिहाद पेमेंट द्वारा लॉन्च किया गया था, भारत की रुपे कार्ड तकनीक पर आधारित है और यूएई को रुपे इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनाने वाला पहला जीसीसी देश बनाता है। तो भारत यूएई डिजिटल भुगतान व्यापार और जैवान कार्ड लॉन्च में सहयोग। नेक्स्ट नेशनल न्यूज है, सरकार ने शिक्षुता प्रशिक्षण को मजबूत करने और उद्योग सुधारों को बढ़ावा देने के लिए सीएसी का पुनर्गठन किया है। तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने केंद्रीय अप्रेंटिस परिषद का पुनर्गठन किया। पुनर्गठित परिषद को मौजूदा नियमों में सुधार करने और नौकरी के दौरान प्रशिक्षण को उद्योग में अपनाने को बढ़ावा देने का कार्य सौंपा गया है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य पूरे भारत में अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम को बढ़ावा देना है। परिषद के पास शिक्षुता के अवसरों को बढ़ावा देना और कार्यबल विकास को प्रोत्साहित करने के लिए 3 साल का जनादेश है। तो सरकार ने शिक्षुता प्रशिक्षण को मजबूत करने और उद्योग सुधारों को बढ़ावा देने के लिए सीएसी का पुनर्गठन किया है। नेक्स्ट नेशनल न्यूज है, आरपीएफ और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने असुरक्षित बच्चों की सुरक्षा के लिए संशोधित एसओपी लॉन्च किया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये संशोधित एसओपी, यानी मानक संचालन प्रक्रिया। तो 25 अक्टूबर को रेलवे सुरक्षा बल और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने रेलवे परिसर में पाए जाने वाले असुरक्षित बच्चों की सुरक्षा के लिए एक संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया शुरू किया है। व्यापक एसओपी भारत रेलवे के संपर्क में आने वाले बच्चों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करता है। भारतीय रेलवे और महिला एवं विकास मंत्रालय ने जरूरतमंद बच्चों के लिए समर्थन नेटवर्क को मजबूत करने के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर चाइल्ड हेल्प डेस्क के विस्तार की घोषणा की है। आरपीएफ ने मानव तस्करी विरोधी इकाइयों को मजबूत करने के महत्व पर जोर दिया और असम, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से अपने अपने रेलवे स्टेशन पर इन इकाइयों की स्थापना करने का आग्रह किया है। तो आरपीएफ और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने असुरक्षित बच्चों की सुरक्षा के लिए संशोधित एसओपी लॉन्च किया है। नेक्स्ट नेशनल न्यूज है, मनरेगा में व्यक्ति दिवस की वृद्धि 1660 करोड़ रुपए से 2923 करोड़ रुपए 7 से 14 वर्ष और वित्तीय वर्ष 15 से 25। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है, जिसे मनरेगा के नाम से जाना जाता है, उसके तहत ग्रामीण रोजगार में पिछले दशक में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। तो फाइनेंशियल ईयर 2007 से 14 के बीच की अगर मैं बात करूं तो कुल 1607 करोड़ रुपए बेसिकली व्यक्ति दिवस उत्पन्न हुए, जबकि 15 से 25 तक कुल व्यक्ति दिवस बढ़कर 2923 करोड़ हो गए हैं, जो 76.1% की वृद्धि को दर्शाता है।
उसके अलावा लगभग 13 करोड़ सक्रिय श्रमिकों के लिए आधार सीडिंग की गई, जिसे बार बार खाते बदलने के कारण लेन देन अस्वीकृति को कम किया जा सके। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के दौरान मनरेगा के लिए बजट आवंटन 13-14 के दौरान 33,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 86,000 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2025 में न्यूनतम औसत अधिसूचित मजदूरी दर में 7% की वृद्धि की गई है। क्लियर। नेक्स्ट स्टेट न्यूज है, राजस्थान सरकार ने अक्षय ऊर्जा में 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए यूएई के साथ प्रारंभिक समझौता किया है। तो जो बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी है उसके लिए राजस्थान और यूएई के बीच में क्या हुआ है, एक टाई अप किया गया है। तो याद रखना है किन यूएई ने किसके साथ, किस भारतीय राज्य के साथ टाई अप किया है, अक्षय ऊर्जा के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए राजस्थान सरकार के साथ। तो राजस्थान सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए यूएई के साथ एक प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते का उद्देश्य राजस्थान के पश्चिमी जिले में 60 गीगावाट की संयुक्त क्षमता वाले सौर, पवन और हाइब्रिड परियोजना की स्थापना करना है। यह साझेदारी भारत में 500 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने की महत्वाकांक्षी योजना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है, जिसमें राजस्थान को 250 गीगावाट क्षमता वाले सौर संयंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है। राजस्थान वर्तमान में भारत में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पाद में पहले स्थान पर है और अगले 10 वर्षों में बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करने के लिए कार्य योजना भी विकसित की है। डन। ओके। नेक्स्ट स्टेट न्यूज है, मिशन बंधुधारा 3.0। तो असम ने स्वदेशी लोगों को भूमि अधिग्रहण प्रदान करने के लिए कौन सा मिशन स्टार्ट किया है, मिशन बंसुधरा 3.0। तो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, जिन्होंने स्वदेशी लोगों को भूमि अधिकार प्रदान करने और भूमि से संबंधित सेवाओं को डिजिटलाइज करने के लिए गुवाहाटी में मिशन वसुंधरा 3.0 का शुभारंभ किया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा किस चीज से रिलेटेड है या किस सरकार के थ्रू स्टार्ट किया गया। तो असम सरकार के थ्रू इसे स्टार्ट किया गया है। मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग के डिजिडॉक गैर पंजीकृत और वैकल्पिक पंजीकृत दस्तावेजों के लिए एक डिजिटल निर्देशिका भी लॉन्च की। मिशन वसुंधरा 3.0 इस पहल का अंतिम चरण होगा। मिशन वसुंधरा 4.0 के लिए कोई योजना नहीं है। इस चरण के तहत अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, आदिवासी समुदाय, चाय जनजातियां और गोरखा के सदस्यों को मिट्टी के बेटे के रूप में मान्यता दी जाएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट पूछ लिया जाएगा मिट्टी के बेटे में किन किन को शामिल किया गया है। और भूमि अधिग्रहण प्राप्त करने के लिए 3 पीढ़ियों की वंशावली साबित करने से छूट दी जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से है, एसबीआई ने सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल में इनोवेशन हब का अनावरण किया है। तो भारतीय स्टेट बैंक ने 6 से 8 नवंबर 2024 को सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल में एसबीआई इनोवेशन हब लॉन्च किया। हब एपीआईएक्स के साथ साझेदारी में है, जो वित्तीय संस्थानों और फिनटेक के लिए एक वैश्विक सहयोग मंच भी है। यह वैश्विक फिनटेक स्टार्टअप और नव प्रवर्तनों के लिए अगली पीढ़ी के वित्तीय समाधान बनाने के लिए एक समर्पित स्थान प्रदान करता है। यह पहल वित्तीय नवाचार को बढ़ावा देने और वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए एसबीआई की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। तो एसबीआई ने सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल में इनोवेशन हब का अनावरण किया। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से है, आरबीआई ने गैर निवासी निवेशकों के लिए 10 वर्षीय संप्रभु ग्रीन बॉन्ड को एफएआर के तहत नामित किया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने पूरी तरह से सुलभ मार्ग के तहत गैर निवासी निवेश के लिए उपलब्ध सरकारी प्रतिभूतियों की सूची का विस्तार किया। 10 वर्षीय सावरेन ग्रीन बॉन्ड्स को निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के रूप में नामांकित किया गया है। ये बॉन्ड वित्तीय वर्ष 24-25 की दूसरी छमाही में सरकार द्वारा जारी किए गए थे। यह कदम अंतर्राष्ट्रीय बॉन्ड सूचकांकों में भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों की बढ़ती वैश्विक समावेशन के साथ मेल खाता है। तो आरबीआई ने गैर निवासी निवेशकों के लिए 10 वर्षीय संप्रभु ग्रीन बॉन्ड को एफएआर के तहत नामित किया। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से है, सेबी ने भारतीय म्यूचुअल फंड को भारतीय प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले विदेशी फंड में निवेश की अनुमति दी है। तो 4 नवंबर 2024 को सेबी ने भारतीय म्यूचुअल फंड को उनके विदेशी म्यूचुअल फंड या यूनिट ट्रस्ट में निवेश करने की अनुमति दी, जो अपनी संपत्ति का एक विशिष्ट हिस्सा भारतीय प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं, जिसमें उनकी शुद्ध संपत्ति का 25% की सीमा है।
इस कदम का उद्देश्य विदेशी एमएफयूटी में निवेश की सुविधा प्रदान करना, पारदर्शिता लाना और एमएफ को उनके विदेशी निवेशकों को विविधता देने में सक्षम बनाना है। सीबी ने निर्देश दिया कि एमएफ योजना सुनिश्चित करें कि विदेशी एमएफयूटी में सभी निवेशकों के योगदान को बिना किसी साइड वाहन के एकल निवेश वाहन में संयोजित किया जाए। सेबी ने संभावित हितों के टकराव को रोकने के लिए भारतीय म्यूचुअल फंड और विदेशी म्यूचुअल फंड के बीच किसी भी सलाहकार समझौते पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट बैंक से है। अभी एसबीआई ने एक स्टडी की है जिसमें बताया कि भारत में जो आय समानता है, जो इनकम डिस्पैरिटी है, वो फाइनेंशियल ईयर 2014 के बाद लगभग 74.2% घटी है। तो इंपॉर्टेंट डेटा है, ये एसबीआई का अध्ययन है जो बताता है कि जो इनकम डिस्पैरिटी है भारत में 14 के बाद से 24 तक कितनी घटी है, 74.2% घटी है। तो डेटा देख लेते हैं यहाँ से क्या क्या डेटा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो एसबीआई के आर्थिक विभाग इकोरेप के एक अध्ययन से हमें पता चला है कि फाइनेंशियल ईयर 14 से 23 तक वार्षिक 5 लाख तक कमाने वाले व्यक्तियों के लिए आय असमानता में 74.2% की कमी आई है। व्यक्ति की वार्षिक आय में असमानता में 3.5 लाख रुपए तक कमाने वालों का हिस्सा 14 में 31.8 से घटकर फाइनेंशियल ईयर 21 में कितना हो गया है, 12.8% हो गया है। निम्न आय वर्ग जो 5.5 लाख से कम है, उन्होंने पिछले दशक में लगातार आय वृद्धि देखी सिवाय AY20 में महामारी के कारण। उसके अलावा अगर बात करें तो प्रत्यक्ष कर का कुल कर राजस्व में योगदान AY 2024 में बढ़कर 56.7% हो गया, जो 14 वर्षों में सबसे अधिक है, और प्रत्यक्ष कर से जीडीपी अनुपात 6.64% तक पहुंच गया, जो 2001 के बाद से सबसे अधिक रहा है। तो एसबीआई का डेटा है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डिफेंस न्यूज है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उन्होंने अभी जो आईएनएस हमारा विक्रांत है उस पर नौसैनिक अभियानों का अवलोकन किया है। तो इस महत्वपूर्ण घटना के दौरान उन्होंने उन्नत संचालन प्रदर्शन की एक श्रृंखला देखी। इस प्रदर्शन ने भारतीय नौसेना की युद्ध क्षमता और समुद्री कौशल का प्रदर्शन किया। यह यात्रा भारत की नौसेना की ताकत और तत्परता को भी उजागर करती है। डिफेंस न्यूज है, सैन्य धरोहर महोत्सव। तो अभी 8 नवंबर को हमने क्या सेलिब्रेट किया है, IMHF यानी भारतीय सैन्य धरोहर महोत्सव का दूसरा संस्करण नई दिल्ली में सेलिब्रेट किया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जितने भी भारत के थिंक टैंक्स हैं, उसके अलावा अकेडमीज है, कॉरपोरेशन है, मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं, उन सबको एक साथ लेकर आना। तो ये जो बेसिकली इसका दूसरा संस्करण हुआ, जो 2 डेज का बेसिकली या 2 दिवसीय कार्यक्रम था, इसको रक्षा मंत्रालय और बहुत सारे संगठनों ने मिलकर शुरुआत की है। चर्चाएं भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी नीति और सैन्य धरोहर से संबंधित विषयों पर केंद्रित होंगी। नेक्स्ट डिफेंस न्यूज है, पूर्वी पहर, या जिसे हम नाम जानते हैं पूर्वी प्रहार के नाम से। तो भारत ने चीन के अलगाव के बाद पूर्वी प्रहर त्रिसेवा अभ्यास शुरू की है। तो 8 नवंबर को अभी पूर्वी प्रहर शुरू की गई है। यह अभ्यास पूर्वी मोर्चे पर सैन्य तत्परता को मजबूत करने का लक्ष्य रखता है। यह 10 दिवसीय अभ्यास पूर्वी लद्दाख में महत्वपूर्ण तनाव बिंदु पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हालिया विघटन के बाद हो रहा है। यह भारत की उन्नत रक्षा क्षमताओं के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। क्लियर? तो याद रखना है पूर्वी प्रहार। ओके, नाउ नेक्स्ट डिफेंस से न्यूज है, वज्रशोट भारत में निर्मित हैंड हेल्ड एंटी ड्रोन गन जिसकी रेंज कितनी है, 4 किलोमीटर है, जिसे नाम क्या रखा गया है, वज्रशोट। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ये भारत में हैंड हेल्ड एंटी ड्रोन गन है जिसकी रेंज कितनी है, 4 किलोमीटर तक है। इसे बैंक बूम सॉल्यूशन के द्वारा डेवलप किया गया है। वज्रशोट 4 किलोमीटर की दूरी पर ड्रोन संकेतों का पता लगा सकता है और उन्हें जाम कर सकता है, और वज्र सुपर शॉट बनाने के लिए इसे एक हैंड हेल्ड ड्रोन डिक्टेटर के साथ जोड़ा गया है। वजन केवल 3.5 किलोग्राम होने के कारण बंदूक को पोर्टेबल
और उपयोग में आसानी के लिए डिजाइन किया गया, जिससे सैनिक इसे मिशनों के दौरान आराम से ले जा सकते हैं। उपकरण में सॉफ्टवेयर परिभाषाएं क्षमता जो इसकी हस्तक्षेप आउटपुट आवृत्ति को अनुकूल करती हैं, जिससे ये मानक और गैर मानक दोनों ड्रोन को प्रभावी ढंग से निष्क्रिय कर सकता है। तो वज्रशोट भारत में निर्मित हैंड हेल्ड एंटी ड्रोन गन जिसकी रेंज 4 किलोमीटर है। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने विश्व सौर रिपोर्ट श्रृंखला लॉन्च की है। तो वर्ल्ड सोलर रिपोर्ट सीरीज किसके थ्रू लॉन्च की गई है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस के थ्रू, जहां अभी इसके तीसरे संस्करण में 7वीं सभा में से लॉन्च किया गया। तो श्रृंखला वैश्विक संक्रमण में स्थायी ऊर्जा के प्रमुख क्षेत्रों पर प्रकाश डालती है। इस वर्ष की रिलीज में 4 रिपोर्ट शामिल हैं, जिसमें पहली रिपोर्ट है विश्व सौर बाजार रिपोर्ट, विश्व निवेश रिपोर्ट, विश्व प्रौद्योगिकी रिपोर्ट और अफ्रीकी देशों के लिए ग्रीन हाइड्रोजन तत्परता आंकलन। ये रिपोर्ट सौर ऊर्जा क्षेत्र में प्रगति और चुनौतियों को उजागर करती है। तो ISA ने विश्व सौर रिपोर्ट श्रृंखला लॉन्च की है। नेक्स्ट स्पोर्ट्स न्यूज है, अर्जुन एरिगेसी की चढ़ाई जारी है, विश्व में शतरंज रेटिंग में दूसरे स्थान पर। तो अर्जुन एरिगेसी ने 7 नवंबर को लाइव रेटिंग में विश्व नंबर 2 स्थान हासिल करके शतरंज की दुनिया में एक महत्वपूर्ण छलांग लगाई है। चेन्नई ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट के दौरान तीसरे दौर में एलेक्सी सेराना पर उनकी जीत ने उनकी लाइव रेटिंग को 2805.8 तक बढ़ा दिया है। इस उपलब्धि ने उन्हें अमेरिका के फाबियानो कारुआना और अमेरिकी ग्रैंड मास्टर हिकारू नाकामुरा में से आगे बढ़ा दिया है। एरिगेसी का उद्देश्य शतरंज समुदाय में उनकी बढ़ती प्रमुखता को दर्शाना है। तो अर्जुन एरिगेसी की चढ़ाई जारी है। नेक्स्ट स्पोर्ट न्यूज है, ज्वेरे ने पेरिस मास्टर्स में जीत हासिल की है, 2024 का खिताब सुरक्षित किया। तो अलेक्जेंडर ज्वेरेव हैम्बर्ग के जर्मन टेनिस स्टार ने 2024 का अपना दूसरा मास्टर्स 1000 खिताब जीता है। उन्होंने पेरिस मास्टर्स के फाइनल में फ्रांस के उगो हम्बर्ट पर 6-2, 6-2 की निर्णायक जीत हासिल की है। इस प्रभावशाली जीत ने इंडोर हार्ड कोर्ट पर ज्वेरेव के प्रभावशाली फॉर्म को रेखांकित किया। यह उसे स्पेन के कार्लोस अल्कराज को पीछे छोड़ते हुए ATP विश्व नंबर 2 रैंकिंग में पहुंचा देता है। तो ज्वेरेव ने पेरिस मास्टर्स में जीत हासिल की, 2024 का खिताब सुरक्षित किया। नेक्स्ट स्पोर्ट्स न्यूज है, 3 साल के अनीश ने पेपा पिग के बजाय गोथमेचेस को चुना, बड़ी सफलता हासिल की। तो स्पोर्ट्स से 3 वर्षीय अनीस सरकार जो कोलकाता से, उन्होंने भारत से शतरंज के प्रति अपने जुनून के साथ उम्मीदों को चुनौती दे रहे हैं। उसने टॉडलर की पसंदीदा चीज है जिसे पेपा पिग और बेबी शार्क को छोड़कर शतरंज के आदर्श जैसे इंटरनेशनल मास्टर लेवी रोजमेर और ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लस को अपना लिया है। अनीश दुनिया के सबसे कम उम्र के रेटेड खिलाड़ी बन गए हैं। उसने 1555 की प्रभावशाली प्रारंभिक फीडे रैंकिंग भी हासिल की है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट डे न्यूज। तो अभी 8 नवंबर को हमने विश्व रेडियोलॉजी दिवस सेलिब्रेट किया है। तो यह जर्मन भौतिकी विज्ञानी विल्हेम कोनराड रॉन्गटन के योगदान को सम्मान करता है, जिन्होंने 1895 में एक्सरे की खोज की। तो यहां से ये भी पूछ लेगा एक्सरे की खोज किसके द्वारा की गई है। तो इस खोज ने मानव शरीर के अंदर देखने के लिए गैर आक्रामक तरीकों को प्रदान करके चिकित्सा निदान और उपचार में क्रांति ला दी है। इस दिन का पालन रेडियोग्राफरों की समर्पण को मान्यता देता है और रोगी देखभाल में एक्सरे थेरेपी की बेहतर समझ को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे से राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। तो कैंसर के बारे में, कैंसर की रोकथाम के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 7 नवंबर को हमने राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस सेलिब्रेट किया। तो 2014 में इसकी स्थापना की गई थी पहली बार, ताकि कैंसर को रोका जा सके और इसके इलाज के लिए बेसिकली लोगों को शिक्षित किया जा सके। यह दिन मैरी क्यूरी को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता है, जिनके रेडियोधर्मी तत्वों की खोज के कार्यों ने विकिरण चिकित्सा की नींव रखी है। तो याद रखना है, नेशनल की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल नहीं। वर्ल्ड कैंसर अवेयरनेस डे की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज में है युद्ध और सशक्त संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जो कब सेलिब्रेट किया गया है? 6 नवंबर को। तो इस दिन का उद्देश्य है युद्ध और संघर्ष के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 नवंबर 2001 को प्रस्ताव को अपनाया, जिसमें 6 नवंबर को पालन दिवस घोषित किया। युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 6 नवंबर 2022 को मनाया गया है। क्लियर? नेक्स्ट रैंक एंड रिपोर्ट से है क्यूएस एशिया रैंकिंग 2025। तो ये जो क्यूएस है, जिसे हम बेसिकली क्वैक्वरिली सिमोंड्स के नाम से जानते हैं, अभी उसने एकेडमिक प्रोसेस के ऊपर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत के शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। तो 986 एशियाई संस्थानों में से 161 भारतीय विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है, जिनमें से 6 संस्थान शीर्ष 100 में शामिल हैं। इनमें अगर मैं बात करूं तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसे आईआईटी दिल्ली के नाम से जाना जाता है, भारतीय संस्थानों में अग्रणीय है और एशिया में कुल कौन से नंबर पे है? 44वें नंबर पर। वहीं आईआईटी बॉम्बे 48वें नंबर है। उसके बाद आईआईटी मद्रास 56वें स्थान पर है। क्लियर? नेक्स्ट रैंक एंड रिपोर्ट है हुरुन इंडिया परोपकार सूचकांक 2024, जिसमें शीर्ष 10 परोपकारियों की जांच की गई है। तो 2024 में हुरुन ने इंडियन फिलैंथ्रोपी लिस्ट जारी की है। इस वर्ष 200 से अधिक परोपकारियों ने लगभग 8,783 करोड़ का दान किया है, जिसमें शिव नाडार एचसीएल टेक्नोलॉजी के संस्थापक भारत के सबसे उदार परोपकारी बने हैं। नादार ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में 2,153 करोड़ का योगदान देकर दान में अग्रणीय भूमिका निभाई, जो प्रतिदिन औसत लगभग 5.9 करोड़ का अनुवाद करता है। नेक्स्ट रैंक एंड रिपोर्ट से ही है, डेनमार्क शीर्ष पर है। किस रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं? रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024। तो कानून के शासक सूचकांक, जिसमें 142 देशों में भारत 79वें स्थान पर है और डेनमार्क इसमें कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर है। तो कानून का शासन अधिकांश देशों में लगातार 7वें वर्ष गिरावट आई, जबकि सर्वेक्षण किए गए 43% देशों में सुधार किए गए हैं। डेनमार्क ने कुल 0.90 के कुल स्कोर के साथ सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। उसके बाद दूसरे स्थान पर नॉर्वे रहा और तीसरे स्थान पर कौन रहा है? फिनलैंड रहा है। वेनेजुला 0.26 के सबसे कम स्कोर के साथ 142वें स्थान पर रहा। इसके बाद कंबोडिया, अफगानिस्तान, हैती और म्यांमार का स्थान रहा है। क्लियर? नेक्स्ट रैंक एंड रिपोर्ट से ये है S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस। तो S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस ने भारत की जीडीपी फोरकास्ट के लिए एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया कि भारत की जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 25 में 6.8% और फाइनेंशियल ईयर 26 में 6.6% तक बढ़ेगी। तो रिपोर्ट में नीति प्रोत्साहित द्वारा संचालित स्थिर वैश्विक आर्थिक जो वृद्धि है उसके जोखिम को उजागर किया गया, जिसमें भू राजनीतिक मुद्दों में संभावित जोखिम है। मुद्रास्फीति में कमी और मौद्रिक नीतियों में ढील वैश्विक अर्थव्यवस्था को सॉफ्ट लैंडिंग की ओर ले जाने वाला प्रमुख कारक है। रिपोर्ट में 2024 के लिए वैश्विक वार्षिक वास्तविक जीडीपी वृद्धि 4.3% और 2025 के लिए 4.4% रहने का अनुमान है, जिसमें चीन और जापान शामिल नहीं है। नेक्स्ट ऑब्चरी न्यूज है। तो राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार के लिए याचिका देने वाले न्यायमूर्ति KS पुट्टुस्वामी का अभी निधन हो गया। 98 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। तो वह 1952 में वकील बने और 77 से 86 में सेवानिवृत्ति तक कर्नाटक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। न्यायमूर्ति पुट्टुस्वामी को बाद में केंद्रीय प्रशासन अधिकरण बेंगलुरु के पहले उपाध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया गया था। 2012 में उन्होंने आधार योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसके परिणाम स्वरूप 2017 में गोपनीयता को मौलिक अधिकार के रूप में भी मान्यता मिली है। नेक्स्ट अवार्ड एंड रिकॉग्निशन से है रोहिणी नैयर पुरस्कार। अभी अनिल प्रधान जी को रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह पुरस्कार भारत में ग्रामीण विकास में उनके प्रभावशाली योगदान को मान्यता देता है। प्रधान ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। उनके काम ने वंचित क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव और अवसर भी लाए हैं। तो अनिल प्रधान को रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट अवार्ड एंड रिकॉग्निशन से है गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी को फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है, जिसे
ऑनरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी के नाम से जाना जाता है। तो पूछ लेगा ऑनरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी किसे दिया गया? श्री रवि शंकर जी को। तो पुरस्कार फिजी के राष्ट्रपति राटू द्वारा रवि शंकर जी को विश्व भर में शांति और एकता को बढ़ावा देने के लिए दिया गया। रविशंकर इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को वैश्विक स्तर पर प्राप्त करने वाले छठे भारतीय बने हैं। फिजी की यात्रा के दौरान उन्होंने उप प्रधानमंत्री विलायमे और संयुक्त राष्ट्र निवासी संवन्य डिक वैगनर सहित प्रमुख फिजी नेताओं के साथ बातचीत की। क्लियर? तो याद रखना है, फिजी का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसको दिया गया है? रवि शंकर जी को। नेक्स्ट अवार्ड एंड रिकग्निशन से ये 68वां बैलन डी और स्पेन के रोड्रियो एताना बानामोटी ने पुरुष और महिला का बैलन डी और पुरस्कार जीता। तो 68वें बैलन डी और पुरस्कार समूह का आयोजन पेरिस फ्रांस में किया गया। मैनचेस्टर सिटी और स्पेन के मिडफील्डर रोड्री ने 2024 के लिए बैलन डी अवार्ड जीता। वहीं बार्सिलोना फुटबॉल क्लब और स्पेन की मिडफील्डर इटियाना बोनामाटी ने लगातार दूसरे वर्ष महिला बैलन डी और खिताब जीता है। इससे पहले 2023 में भी बोनमाती इस खिताब को जीत चुकी हैं। नेक्स्ट सबमिट एंड कॉन्फ्रेंस से है 27वां राष्ट्रमंडल शासन अध्यक्षों की बैठक अपिया समूह में आयोजित की गई। तो ऑस्ट्रेलिया के समर्थन से इसे अपिया समूह में आयोजित किया गया है। CHOGM 2024 की अगर विषय की बात करूं तो एक सुदृढ़ सामान्य भविष्य हमारे सामान्य धन का रूपांतरण था, जो राष्ट्रमंडल की 75वीं वर्षगांठ को चिन्हित करता है। यह प्रशांत द्वीप में आयोजित पहला CHOGM था और राष्ट्रमंडल के प्रमुख के रूप में महामहिम राजा चार्ल्स III के लिए पहला था। भारतीय प्रतिनिधिमंडल, जिसका नेतृत्व केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने किया, CHOGM 2024 के कार्यकारी सत्र में भाग लिया, जहां राष्ट्रमंडल देशों ने अपना पहला महासागर घोषणा पत्र अपनाया है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट से ही है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक, जिसे हम ICRI सेट के नाम से जानते हैं, उसके अभी डायरेक्टर जनरल किसको अपॉइंट किया गया है? हिमांशु पाठक को। तो 2025 में कार्यभार संभालने के लिए तैयार हैं और वे डॉक्टर स्टैनफोर्ड ब्लेड का स्थान लेंगे। तो इंटरनेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है भारत से। डॉक्टर पाठक के अगर इतिहास की बात करूं तो वो वर्तमान में कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के सचिव और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। नियुक्ति की घोषणा हैदराबाद तेलंगाना में ICRI सेट मुख्यालय में एक सभी कर्मचारियों के कार्यक्रम के दौरान की गई थी। क्लियर? तो ये थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो 8 नवंबर 2024 के, जिन पर हमने चर्चा की। अब एक बार क्विक सेशन रिवाइज कर लेते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। अंतर्राष्ट्रीय समाचार से हमने शुरुआत की थी, जिसमें हमने देखा था कि बांग्लादेश के ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर्स ने क्या कर दिया? पूरी तरह से रिजाइन कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम बच्चों के लिए मीडिया बैन कर दिया है। उसके अलावा माउंट लीवोटाबी लाकी है, जो कहाँ पर है? इंडोनेशिया में, जो अभी इरप्ट हुआ है। उसके साथ साथ हमने हाईलाइट देखी PM ऑफ स्पेन की, जो भारत आए थे 28 से 29 अक्टूबर, और इंडिया UAE का कोलैबोरेशन देखा डिजिटल पेमेंट के लिए। राष्ट्रीय समाचार में हमने देखा कि गवर्नमेंट ने CAC को पुनः गठित किया है ताकि शिक्षुता प्रशिक्षण को और ज्यादा मजबूत किया जा सके। RPF और MOWCD ने लॉन्च किया है रिवाइज सॉप, ताकि प्रोटेक्शन ऑफ वल्नरेबल चाइल्ड किया जा सके। उसके साथ साथ मनरेगा से हमने इंपॉर्टेंट ग्रोथ देखी भारत की 7 से 14 फाइनेंशियल ईयर और 15 से 25 के बीच में। राज्य समाचार में हमने राजस्थान का UAE के साथ जॉइंट वेंचर देखा रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, और उसके साथ साथ वसुंधरा 3.0 एप्लीकेशन, जिसको असम के थ्रू लॉन्च किया गया मिशन। बैंक से हमने SBI ने अनवील किया सिंगापुर में फिनटेक फेस्टिवल। उसके साथ साथ RBI ने गैर निवासी निवेशकों के 10 वर्षीय संप्रभुत्व ग्रीन बॉन्ड को FAR के तहत नामांकित किया है, और सेबी ने MFS अलाउ कर दिया है ताकि ओवरसीज फंडिंग में इन्वेस्ट किया जा सके। और SBI की स्टडी देखी हमने इनकम डिस्पैरिटी के लिए। डिफेंस में हमने देखा था INS विक्रांत का बेसिकली अभियान का अवलोकन किया है द्रौपदी मुर्मू जी ने। सैन्य धरोहर महोत्सव देखा और पूर्वी
प्रहार त्रिसेवा अभ्यास के बारे में जिक्र किया। व्रज शॉट हमने देखी जिसकी रेंज कितनी है 4 किलोमीटर, जो एंटी ड्रोन है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हमने देखा आईएसए ने वर्ल्ड सोलर रिपोर्ट सीरीज लॉन्च की है। स्पोर्ट्स से हमने देखा अर्जुन एरिगेसी शतरंज रेटिंग में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है, और पेरिस मास्टर्स में ज्वेरेवेर ने जीत हासिल की है। इंपॉर्टेंट डेज से विश्व रेडियोलॉजी दिवस, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस और युद्ध और सशक्त संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। रैंक एंड रिपोर्ट से हमने क्यूएस एशिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग देखी है, जिसमें भारत की 10 यूनिवर्सिटी टॉप 100 में है। हुरून इंडिया परोपकारी सूचकांक पर भी हमने डिस्कस किया रैंक एंड रिपोर्ट में। उसके अलावा हमने देखा है लॉ एंड बेसिक रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, जिसमें भारत का 79वां स्थान रहा है। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की भारत की जीडीपी फोरकास्ट। ऑब्चुरी में हमने देखा था निष्ठा का अधिकार याचिकर्ता न्यायमूर्ति थे KS पुट्टुस्वामी, जिनका निधन हो गया। पुरस्कार में रोहिणी नैयर पुरस्कार देखा हमने, फिजी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी को दिया गया है, और 68वां बैलन डी'ओर पुरस्कार हमने देखा मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी में। उसके साथ साथ 27वीं राष्ट्रमंडल सरकार प्रमुखों की बैठक से भी हमने देखा, और हिमांशु पाठक जी को अभी ICRI सेट का डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है। तो ये थे मुख्य करंट अफेयर्स जिन पे हमने चर्चा की। आशा करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।